नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटा बना माँ की मौत का कारण, तो बाप ने दी ऐसी सज़ा कि उसकी रूह कांप गई। यह कहानी है महेश जी, उनकी पत्नी यशोदा और उनके इकलौते बेटे की, जिसे पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और दिन रात एक करके कमाई हुई सारी धनराशि अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में लगा दी, जिससे उनका जीवन सफल हो जाए, सुधर जाए और उनका बेटा भी कोई अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने के बाद उनके ही बेटे ने अपने पिताजी को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने अपने ही बेटे के लिए सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और अपने बेटे को हर तरीके की खुशी देने की कोशिश की, लेकिन आज उसी बेटे ने अपने पिता को पहचानने तक से इनकार कर दिया। महेश जी एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और उनकी पत्नी यशोदा का परिवार भी ज्यादा अच्छा नहीं था। कहा जाए तो दोनों की ही पारिवारिक स्थिति ही सही नहीं थी। उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी और अब महेश जी और यशोदा जी का एक बेटा था, जिसे वह लोग बहुत प्यार किया करते थे। वह जिन दुखों से और जिन तकलीफों से गुजर रहे थे, वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कभी इन सब हालात से गुजरे। इसीलिए वह चाहते थे कि वह पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को एक अच्छा आदमी बनाएं और अच्छी सी नौकरी करवाएं, जिससे वह अपने परिवार के खर्च उठा सके और अपने जीवन में उसे अपने परिवार की इतनी चिंता न करनी पड़े जितनी उन लोगों को करनी पड़ती है। वह चाहते थे कि उनका बेटा अपनी परीक्षा को पूरी करे, इसीलिए वह अपने बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी ना होने देते थे। उन्होंने शुरू में तो अपने बेटे को प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ाया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने बेटे को एक गांव के अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया और अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के खर्चे को निकालने के लिए उन्हें दिन में एक जगह मजदूरी करनी पड़ती थी, जिससे वह अपने घर का भी गुजारा कर सकें और अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करवा सकें। पहले तो वह फैक्ट्री में जाकर काम किया करते, इसीलिए वह अपने बेटे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिला रहे थे और अपने परिवार को भी ठीक ठाक ही चला रहे थे। 2 वक्त का खाना वह लोग बहुत खुशी खुशी साथ मिलकर खा लिया करते थे। ज्यादा तो वह कमाया नहीं करते थे, लेकिन अपने रोजाना के खर्च उठा सकें इतनी कमाई तो इनकी हो ही जाती थी। अब उनके बेटे ने 12वीं पास कर ली। वह पढ़ने के लिए शहर जाने की बात अपने माता पिता से कहने लगा कि अब मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है। गांव में 12वीं के बाद कोई स्कूल नहीं है पिताजी, इसीलिए मजबूरी में मुझे बाहर ही जाकर पढ़ना होगा। और उसके पिता महेश जी भी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए झट से राजी हो गए। उन्हें यह तो पता था कि जब उनका बेटा बाहर जाकर पढ़ेगा तो उन्हें खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अगर बेटा गांव से शहर जाकर पढ़ाई करेगा तो उसके रहने के लिए कमरा भी चाहिए, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके बेटे का कोई मजाक उड़ाए या फिर उसकी किसी भी तरीके से हंसी उड़ाई जाए। वह यह सब सोचकर फिर भी खुश थे कि उनके बेटे का पढ़ाई में दिमाग है और वह पढ़ना चाहता है। इसीलिए वह कहने लगे कि अपने बेटे की तो पढ़ाई वह ज़रूर पूरी कराएंगे, उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को
पढ़ाई कराने के लिए भी हाँ कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम लोग जाकर तुम्हारा शहर में एडमिशन करवा देंगे। और कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। उन्होंने जाकर अपने बेटे का शहर में एडमिशन करा दिया और उसके रहने के लिए कमरा भी दिला दिया। उसके खाने पीने के सब सामान का इंतजाम कराकर जब वह वापस अपने गांव आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में दोनों पति पत्नी को खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं, क्योंकि पैसे तो वह सारे अपने बेटे के स्कूल की फीस भरने और उसका कमरे का इंतजाम करने के लिए खर्च कर चुके थे। इसीलिए उस रात वह दोनों पति पत्नी भूखे पेट ही पानी पीकर सो गए और अगले दिन जाकर उन्होंने फैक्ट्री में मजदूरी करने के बाद कूड़ा बीनने का काम भी शुरू कर दिया, जिससे थोड़े ज़्यादा पैसे आए और वह अपने घर का दोनों पति पत्नी के खाने का भी खर्चा निकाल सकें, क्योंकि जब बेटा बाहर रहेगा तो उसके लिए तो पैसे चाहिए ही होंगे। और अब पैसों का हिस्सा दो जगह बट गया था, एक तो बेटे के लिए और एक दोनों पति पत्नी के खाने के खर्चे का, क्योंकि वह अपने ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया करते थे। ना ही तो नए कपड़े लाना, ना ही घूमने जाना और ना ही कोई और शौक किया करते थे जिससे उनके बेटे को किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो या फिर उनके पैसे ज़्यादा खर्च ना हो जाएं। यह सोचकर वह अपने मन को दबा लिया करते थे और उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा इंसान बनाने का सोच रखा था। अब उनका बेटा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। वह सोचते थे कि जब बेटा पढ़ाई पूरी कर लेगा और नौकरी करने लग जाएगा तो मुझे इन सब कामों से छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि नौकरी लगने के बाद तो घर का सारा काम वही संभाल लेगा। मुझे भी पैसों की तंगी की वजह से यह दो दो काम नहीं करने पड़ेंगे और हमारा बुढ़ापा आसानी से और सुख में कटेगा। लेकिन उन्हें यह कहाँ पता था कि पैसे आने के बाद उनका बेटा अपने ही पिता को भूल जाएगा। अब उनके बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और उसकी नौकरी भी अच्छी कंपनी में लग चुकी थी। अब वह अपने माता पिता को मिलने के लिए एक दफ़ा गांव आया और उनसे कहने लगा कि अब मेरी नौकरी एक अच्छी सी कंपनी में लग गई है। माँ, पापा, अब आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना खर्चा खुद निकाल लूँगा और अब आप लोग मेरे बारे में भी ज़्यादा परेशान मत होना। मैं वहाँ आराम से रह लूँगा। उसकी यह बातें सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा। वह अपने बेटे से कहने लगे, हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं है, अभी तो तुम चले जाओ और जब तुम्हारा वहाँ अच्छा सा हिसाब किताब बन जाए तब अपनी माँ को और मुझे भी अपने साथ ही ले जाना, क्योंकि हम लोग बुढ़ापे में अकेले कैसे ही रहेंगे। तब तो उनका बेटा हाँ में जवाब देता हुआ बोला, हाँ पिताजी, ऐसा ही होगा। मैं आप दोनों को भी अपने ही साथ ले जाऊंगा। और ऐसा कहकर वह अपने माता पिता को गांव में छोड़कर चला गया। अब शहर आए हुए उसे एक पूरा साल बीत चुका था और उसकी नौकरी भी अच्छी खासी थी। पैसों की भी कोई तंगी नहीं थी, लेकिन उसने एक बार भी अपने माता पिता के संपर्क करने के बारे में नहीं सोचा। फिर अचानक से एक दिन उसके मन में अपने माता पिता से मिलने का ख्याल आया कि क्यों ना मैं गांव जाकर माता पिता से मिल ही आऊं। बहुत समय हो गया है उन लोगों से बिना मिले। वह जाकर अपने पिता से मिला और कहने लगा, आप कैसे हैं पिताजी? आप दोनों को मैंने बहुत याद किया, पर काम का इतना प्रेशर ज़्यादा था कि मिलने के लिए नहीं आ पाया। और जैसे ही मुझे 2-3 दिन की छुट्टियां मिली हैं तो मैं
आप लोगों से मिलने के लिए आ गया हूँ। उसकी यह बात सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। अब दोनों का बुढ़ापे का तो शरीर था ही, ऊपर से वह घर का भी ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। जिस घर में बहुत ज्यादा गंदगी थी, वह दोनों तो बस अपने खाने पीने का उल्टा सीधा बनाकर खा लिया करते और थोड़ा बहुत कुछ बाहर जाकर महेश जी कमा कर ले आया करते थे, जिससे उन दोनों के खाने के लायक पैसे मिल जाया करते थे। जब उनका बेटा घर में घुसा तो ऐसी हालत देखकर उसका जी घबरा गया और तुरंत ही वह घर से बाहर निकल आया। वह अपने माता पिता को देखकर ऐसे मुंह बनाने लगा जैसे उसने किसी बहुत गंदी सी चीज को देख लिया हो। अपने माँ बाप को वहीं पर बातें सुनाने लगा और कहने लगा, कितने गंदे घर में रहते हैं आप लोग। मुझे तो यहाँ सांस लेना तक दुश्वार है। आप लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं? मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकता और मैं आज ही वापस चला जाऊंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर महेश जी को और उनकी पत्नी को बहुत बुरा सदमा लगा। वह अपने बेटे से कहने लगे, बेटा, हम तेरे ही आने का तो इंतजार कर रहे थे कि तू कब आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। अब तो हम लोग भी इतने बुजुर्ग हो चले हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते और अब हमारे खाने के लिए भी लाले हैं। अब हम लोग तो जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। हमें तो बस तेरा ही आसरा था कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बना दें, जिससे उसे हमारी तरह जीवन न जीना पड़े और हमारा बुढ़ापा भी सुख में कट जाए। आखिर हर माँ बाप की इच्छा होती ही है। उन्होंने ऐसा सोचकर कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वहीं उनका बेटा गुस्से में बोला, अगर मैंने नौकरी लगाई है तो क्या तुम दोनों के लिए लगाई है? तुम दोनों को बिठाकर चुगाने के लिए नहीं किया है मैंने यह सब। और उसने उसके मुंह में जो आया भला बुरा अपने माता पिता को सुनाकर गुस्से में घर से चला गया। उसकी यह बातें सुनकर महेश जी और उनकी पत्नी जैसे मानो सदमे में ही चले गए। उन्होंने 2 दिन तक न कुछ खाया था न कुछ पिया था। इसी के चलते उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब उन दोनों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बिस्तर तक से नहीं उठ पा रहे थे। जब वह 1-2 दिन बाहर नहीं निकले, तब उनका पड़ोसी उन्हें देखने के लिए उनके घर में गया और जब उसने उन्हें इस हालत में देखा तो वह बहुत परेशान हो गया और घबरा गया। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उस समय उनके पड़ोसी का बेटा भी शहर से गांव आया हुआ था और उसकी माँ भी नहीं थी। उसके पड़ोसी मोहनलाल जी और महेश जी की भी दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी, क्योंकि जब दोनों के बेटे शहर चले जाया करते तो वह आपस में बात कर लिया करते और अपने मन को भी तसल्ली दे दिया करते थे। और अब जब महेश जी को मोहनलाल जी हॉस्पिटल लेकर गए तो साथ साथ मोहनलाल जी का बेटा भी उनके साथ हॉस्पिटल चला गया और उनकी ऐसी हालत देखकर मोहनलाल जी के बेटे को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनकी पारिवारिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। लेकिन अपने पिता के जरिए उसे यह भी पता था कि इनका बेटा शहर में नौकरी करता है और उसके पिता ने भी अपने बेटे को यही बताया था कि महेश जी का बेटा जल्दी ही आकर उन्हें अपने साथ शहर ले जाएगा। तब तक दोनों भाभी जी और भैया महेश के सहारे अपना जीवन काट रहे थे। जब इनका बेटा इन्हें अपने साथ ले जाएगा तो यह लोग अपने बेटे के साथ खुशी खुशी शहर में रहेंगे। यह सब बातें मोहनलाल जी का बेटा सोच रहा था कि जब इनका बेटा शहर में रहता है और मैंने सुना था कि वह इनसे मिलने भी आया है, तो आखिर वह अपने माता पिता को अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? ऐसी दरिद्रता और बेकार सा जीवन
उसके माता पिता व्यतीत कर रहे हैं। क्या यह सब देखकर उसे अपने माता पिता पर जरा सी भी दया नहीं आई कि वह अपने माता पिता को अपने साथ ले जाता और उन्हें अपने ही साथ वहां रखता। यह सब बातें सोचकर वह चुपचाप जाकर साइड में बैठ गया। और जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, उन्होंने बताया कि महेश जी की तो स्थिति अब पहले से ठीक है, लेकिन उनकी पत्नी को हम नहीं बचा पाए। यह सब सुनकर मोहनलाल जी का बेटा हक्का बक्का रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। तब डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत एक तो भूखा रहने की वजह से और दूसरा सदमा लगने की वजह से हुई है। एक बार को तो वह भूख बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन उन्हें सदमा बहुत गहरा लगा था, जिससे वह खुद को निकाल नहीं पाई और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। यह बात सुनकर मोहनलाल जी का बेटा अचंभित हो गया और सोचने लगा कि आखिर इनको किस चीज की कमी थी, किस बात का इनको इतना बड़ा सदमा लगा था, जिससे वह इस दुनिया को ही छोड़कर चली गईं। जब महेश जी को होश आया, तो उन्होंने अपने दोस्त मोहनलाल जी से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन मोहनलाल जी ने बताया कि अब भाभी जी इस दुनिया में नहीं रही हैं और उन्हें डॉक्टर की कही हुई सारी बातें बता दी। तब महेश जी को समझ आया कि उनके बेटे की कही हुई बातों का उनकी पत्नी को बहुत गहरा सदमा लगा, जिससे वह उन्हें छोड़कर चली गईं। अब यह सब बात सोच समझकर, ये सब बातें जानकर महेश जी को बहुत गुस्सा आया और वह जितना प्यार अपने बेटे से करते थे, उससे ज्यादा नफरत अपने बेटे से करने लगे। क्योंकि आज तक दोनों पति पत्नी ने जो भी किया था, सब अपने बेटे के लिए ही किया था। आज तक उन्होंने अपनी मर्जी का ढंग का खाना भी नहीं खाया था और ना ही कभी कहीं घूमने गए थे कि जिससे उनके बेटे के लिए दो पैसे ज्यादा ही जुड़ जाएं। यह सब बातें सोचकर उनकी आंखों में आंसू के साथ साथ खून भी उतर आया था। उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। उन्हें इतने गुस्से में देखकर मोहनलाल जी और उनका बेटा बोले, आखिर ऐसी क्या बात थी जिसका सदमा भाभी जी को इतना गहरा लगा कि उनकी मौत हो गई। तब महेश जी ने अपने दोस्त को सारी बात विस्तार से बताई कि उनका बेटा कैसे कैसे कितने समय बाद उनसे मिलने आया और आने के बाद भी उसने अपने पिता को, अपनी माँ को क्या तोहफा दिया, जिसकी वजह से आज उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है और उन्हें छोड़कर जा भी चुकी हैं। उनकी यह बात सुनकर मोहनलाल जी और उनके बेटे को बहुत गुस्सा आया। मोहनलाल जी ने फैसला किया कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मोहनलाल जी के बेटे ने भी इसके लिए हामी भर दी और उसने कहा कि जैसे मेरे लिए मेरे पिताजी हैं, वैसे ही आप भी आज से मेरे ही पिताजी हैं अंकल। उसकी यह बात सुनकर महेश जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें बहुत तसल्ली हुई। साथ ही साथ वह मोहनलाल जी के बेटे को गले लगाकर रोने लगे और सोचने लगे कि काश उनका बेटा भी ऐसा ही होता। शायद उन्होंने अपने बेटे की हर ख्वाहिश को इतना पूरा कर दिया कि वह अपने माता पिता को ही भूल गया। और यह बात सोचकर मोहनलाल जी के बेटे को गले लगाकर वह बहुत रोए और अपना मन हल्का करने के बाद डॉक्टर ने जब उन्हें डिस्चार्ज किया, तो वह अपने दोस्त मोहनलाल जी के साथ उन्हीं के घर चले गए। अब जब उनके बेटे को पता चला कि उसकी माता जी का देहांत हो गया है, तब वह सोचने लगा कि जाकर घर देखना चाहिए, आखिर पापा ठीक हैं या वह भी निकल लिए। वह यह सोचकर अपने घर आया। उसने देखा कि घर पर कोई नहीं है। वह जानता था कि माँ का तो देहांत हो गया है, लेकिन वह सोचने लगा कि पिताजी कहाँ चले गए। लेकिन साथ ही साथ
उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया भी आया कि क्यों ना वह अपने माता पिता की ज़मीन को बेचकर शहर में घर खरीद ले जो उसका अपना घर हो। और यह सोचकर उसने घर के नकली कागज़ बनवा लिए और उसे किसी और को बेच दिया। घर बेचने के बाद वह शहर जाकर रहने लगा और उसने शहर में जिस आदमी से वह घर खरीदा था वह एक फ्रॉड आदमी था, जिसकी वजह से उसकी सारी जमा पूंजी और उसके द्वारा बेचे गए उसके पिता के घर के पैसे भी उसी में लग गए थे। अब वह घर खरीद कर बहुत खुश हुआ और उधर ही महेश जी अपने दुखों से उभरे। तब उन्होंने मोहनलाल जी के बेटे से कहा कि बेटा, मैं घर जाना चाहता हूँ। और वह अपने पिता और मोहनलाल जी को अपने शहर वाले घर से गांव ले गया। उन्होंने जब गांव में जाकर देखा कि उनके घर को तोड़कर कोई और अपना घर बना रहा है, तो वह जाकर उससे लड़ने लगे और कहने लगे कि यह घर मेरा है, तो तुम मेरे घर को तोड़कर कैसे अपना घर बना सकते हो। तब उस आदमी ने उन्हें कागज दिखाए और बोला कि मुझे यह घर बेच दिया गया है और 1 महीने पहले ही मैंने यह घर खरीदा है। उसकी यह बातें सुनकर उन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ। फिर जब उन्होंने वहां पर अपने बेटे के दस्तखत देखे तो वह समझ गए कि उनके बेटे ने ही उनका घर पैसे के लालच में आकर बेच दिया है। तब उन्होंने उस आदमी को घर के असली कागज दिखाए और बोले कि यह घर मेरे नाम है। जब मैंने इसे तुम्हें नहीं बेचा तो आखिर इसे तुम्हें किसने बेच दिया? और घर का मालिक मैं हूँ, तो तुम्हें यह घर कौन बेच सकता है? मैं अपना घर तुम्हें नहीं बेच रहा हूँ और अभी के अभी या तो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उनकी यह बात सुनकर और घर के कागज़ देखकर वह आदमी झट से वहां से चला गया और उसने उसके बेटे को फ़ोन किया। लेकिन उधर उसने जैसे ही देखा कि उस आदमी का फ़ोन है, तो उसने फ़ोन को झट से काट दिया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उधर महेश जी के बेटे ने जो घर खरीदा था वह घर भी किसी और का ही था। जब उसने ले जाकर अपना सामान वहां शिफ्ट किया और वह वहां रहने लगा, तो 6 महीने बाद उस घर का असली मालिक वहां आया। उसे देखकर बहुत अचंभित हुआ और उससे कहने लगा कि तुम आखिर कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तभी महेश जी का बेटा बोला, तुम्हारा घर? यह कौन सा तुम्हारा घर है? यह घर तो मैंने खुद खरीदा है। और उसे लाकर घर के कागज दिखाए। तब घर का मालिक हंसता हुआ बोला, अरे पागल आदमी, यह घर मेरा है और किसी फ्रॉड आदमी ने तुझे फंसा लिया है। मैं तो 6 महीने के लिए बाहर गया था, इसी बीच किसी ने तुझे लूट लिया है। और यह देखकर घर के असली कागज, यह घर मेरा है। और जब यह घर मैंने तुझे नहीं बेचा तो फिर यह घर तेरा कैसे हो गया? और अब मैं तुझे 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, या तो तू घर को खाली करके चला जा या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जा। उसकी यह बात सुनकर मोहन जी का बेटा डर गया और उसने जल्दी से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही जमा पूंजी, जिससे वह किराए पर भी घर ले सकता। और दूसरी तरफ वह सोच रहा था गांव जाने के लिए, तो उसे याद आया कि उसने तो अपना गांव वाला घर बेच दिया है, तो वह अब कहाँ जाकर रहे। और उधर उसके पिता महेश जी ने अपना घर अपने कब्जे में ले लिया और जो वहां पर घर तोड़कर नया घर बन रहा था उसे वहां से भगा दिया। महेश जी के दोस्त मोहनलाल जी का बेटा उन्हें अपने पिता की ही तरह मानता था, इसीलिए उसने मोहनलाल जी और महेश जी दोनों के लिए घर बैठे की एक नौकरी ढूंढ दी, जिससे वह लोग अपना खर्चा भी चला सकें
और वह बोर भी ना हो। महेश जी और मोहनलाल जी दोनों ही उनके पीछे पड़े रहते थे कि वह उन्हें कोई काम बता दे जिससे वह खुद को उस पर बोझ ना समझें और अपना खर्चा खुद निकालते रहें। वह दोनों घर बैठे की नौकरी करते थे और अपना खर्चा खुद उठाते थे। बचे हुए पैसों को सेव कर लिया करते थे। अब मोहनलाल जी और महेश जी दोनों ने अपनी बचत के पैसों से उस घर को बनाने का सोचा कि हम लोग इस घर में एक वृद्धाश्रम खोलेंगे। और महेश जी के बेटे ने जैसे अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, वैसे ही जो भी बच्चे अपने माता पिता को छोड़ जाया करेंगे, तो हम लोग उन लोगों को आसरा देंगे और ऐसे ही जीवन जीने की नई नई उम्मीद देंगे। और वैसे भी जब सब साथ में रहेंगे तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा और सब लोग एक दूसरे की वजह से जीना सीख जाएंगे। उन लोगों ने घर को बनाने का काम शुरू करवा दिया और जितने भी पैसों की कमी थी वह मोहनलाल जी के बेटे ने पूरी कर दी। और अब महेश जी और मोहनलाल जी ने मिलकर एक वृद्धाश्रम खोला जिसमें बुजुर्ग रहने लगे जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाया करते थे, तो वह लोग आकर उन लोगों के साथ वहां रहा करते थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। वहीं एक दिन महेश जी का बेटा भटकता भटकता अपने पुराने घर यानी कि महेश जी के उस वृद्धाश्रम पर आ पहुंचा। और जब उसने देखा कि उसके पिता ने वहां कितनी तरक्की कर ली है, तो उन्होंने बुजुर्गों के रहने के लिए वहां एक वृद्धाश्रम भी खोल रखा है। तो उसने झट से जाकर मोहनलाल जी और महेश जी के पैर पकड़ लिए और रोता हुआ उनसे माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं शहर की शानो शौकत में तो गांव की मिट्टी को भूल ही गया था और आप लोगों ने मेरे लिए जो भी किया था मैं उस सब को भूल कर स्वार्थी हो गया था, जो कि सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था। इसलिए मुझे माफ कर दो। अब महेश जी को भी अपने बेटे की सारी हालत के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि जब उन्होंने मोहनलाल जी के बेटे से कहा था कि क्यों ना अपने बेटे के बारे में वे सारी खबर निकाल दें, अपने बेटे के बारे में उन्हें सारी खबर चाहिए थी कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है, तो उसने उन्हें सब कुछ आकर बता दिया कि उसने कैसे कैसे क्या क्या कांड किया है। अपने ही पिता का घर नकली कागज बनवाकर किसी और को बेच दिया और उसके साथ भी वैसा ही हुआ। किसी ने उसे भी ऐसे ही लूट लिया, उसके सारे पैसे और सेविंग्स लेकर भाग गया है। तो महेश जी को भी अब अपने बेटे की सारी स्थिति के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने उसे माफ नहीं किया और उसे देखते ही उन्होंने अपनी पत्नी की मौत की सजा भी अपने बेटे को देनी थी, क्योंकि हो ना हो कहीं न कहीं उनकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार उन्हीं का बेटा था, जिसके लिए उन दोनों पति पत्नी ने जी तोड़ मेहनत की और जितना बन पड़ा उसके लिए किया। लेकिन जब उस खुद को कुछ करने का वक्त आया तो उसने साफ साफ अपने हाथ झाड़ लिए और अपने माँ बाप को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। उन्हें यह सोचकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने झट से जाकर अपने बेटे का गला पकड़ लिया और उसका गिरेबान पकड़कर उसे बहुत पीटने लगे। उनके बेटे को अपने पिता पर बहुत जोर से गुस्सा आया कि यह बुढ़ा मुझे इतने सारे लोगों के सामने कैसे पीट सकता है, और उसने झट से पास में पड़ा हुआ चाकू उठा लिया और अपने पिता की तरफ मारने के लिए बढ़ा। तभी उधर मोहनलाल जी के बेटे ने उसे देख लिया और पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया, उसके हाथ बांधकर उसे एक तरफ पटक दिया और पुलिस को फोन करके उसे जेल भेज दिया। अब मोहनलाल जी, महेश जी, उनका बेटा
और सारे ही वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर रहे हैं और उनके बेटे को भी उसके किए हुए कर्मों की सजा मिल गई है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।